आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के बाद किस किस टाइप के ऑब्जेक्शन आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आ सकते हैं एंड साथ ही साथ मैं बात करूंगा कि उन ऑब्जेक्शन के रिप्लाई आपको कैसे करने हैं सो दैट आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जल्दी अप्रूव हो जाए, रिजेक्ट नहीं हो। एंड इस वीडियो के लास्ट में कुछ आपको मैं स्पेशल एडवाइस भी दूंगा सो दैट इन फ्यूचर आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन में नोटिस आने के चांसेस लगभग 0 हो जाएंगे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन हमें देनी होती है उस इन्फॉर्मेशन को मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। पहला हो गया प्रोप्राइटर डॉक्यूमेंट्स या इन्फॉर्मेशन, सेकंड हो गया रजिस्टर्ड ऑफिसर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड थर्ड अदर इन्फॉर्मेशन। देखिए पहला जो प्रोप्राइटर से रिलेटेड है दैट इज वेरी इजी, लाइक फोटो अपलोड करना है, पैन कार्ड की डिटेल देनी है एंड आधार की डिटेल देनी है। एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो आधार है वो मोबाइल से लिंक होना मैंडेटरी होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट होता है हमारा ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। सो इन इन्फॉर्मेशन के बेस पे नोटिस आने के चांसेस 1% या उससे कम होते हैं, तो हमारे लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटेल हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन में देते हैं वो देते हैं जो भी हमारा ऑफिस रहेगा, बिजनेस एड्रेस रहेगा, उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट। तो इसमें एक तो ऑनरशिप प्रूफ में इलेक्ट्रिसिटी बिल या दूसरे डॉक्यूमेंट भी आप दे सकते हो, बट नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी बिल ही दिया जाता है। सेकंड रेंट एग्रीमेंट हो गया इनकेस रेंट पर है एंड थर्ड हो गया एनओसी। मैक्सिमम जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है 90% प्लस जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में नोटिस आते हैं वो इन इन्फॉर्मेशन को लेके आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड आज जो मैं नोटिस का डिस्कशन करूंगा तो उसमें भी इन्हीं पॉइंट्स पे सबसे ज्यादा डिस्कशन होगा। एंड लास्ट जो रजिस्ट्रेशन में इन्फॉर्मेशन दी जाती है जैसे टॉप 5 गुड्स या सर्विसेज हो गया एंड आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो क्या है, जैसे रिटेलर रहेगा, होलसेलर, सेल ऑफिस, गोडाउन, ये भी बहुत ईजी है। तो इससे रिलेटेड भी चांसेस 1% से कम ही होते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में लाइक जो डिस्कस कर रहा हूँ वो मैक्सिमम इस एरिया को मैं टच करूंगा। तो इस वीडियो में मैं आगे डिस्कस करूंगा कि ऑफिसर किस किस टाइप के ऑब्जेक्शन लगाते हैं एंड उनके रिप्लाई आपको कैसे करना है सो दैट आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो इजीली अप्रूव हो जाए। देखिए पहली चीज मैं ये क्लियर कर देता हूँ, जो भी मैं पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ये एक्चुअल में जीएसटी के नोटिस से ही हमने कंटेंट लिया है एंड उनका हमने खुद रिप्लाई किया है। एंड हमने क्या रिप्लाई किया है वही मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि उन रिप्लाई को करने के बाद हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ गया है। एंड आगे हम क्या करते हैं, जो भी एक बार ऑब्जेक्शन आ जाता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन में तो आगे से हम ध्यान रखते हैं कि ये गलती नहीं हो, या इन केस वो ऑफिसर एडिशनल रिक्वायरमेंट है ऑफिसर की जो इन्फॉर्मेशन हमसे मांग रहे हैं तो वो हम क्लाइंट से भी पहले से ही ले लेते हैं सो दैट सेम नोटिस रिपीट होता है तो क्लाइंट से बार बार डिटेल नहीं मांगनी पड़े। इस वीडियो में मैंने टोटल 11 नोटिस को डिस्कस किया है एंड हर नोटिस अपने आप में इम्पोर्टेंट है। एंड आई होप कि आपका भी अगर कोई नोटिस आया है तो इन सब में से कोई ना कोई आपका पॉइंट होगा। एंड इन केस आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं किया है तो ये नोटिस अगर आप एक बार देख लेंगे कि क्या है तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे तो उसमें चांसेस है कि आपका रजिस्ट्रेशन 1 टाइम में ही अप्रूव हो जाए, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं आए। अभी मैं डिस्कस करूंगा नोटिस नंबर 1। इस नोटिस में ऑफिसर ने 4 ऑब्जेक्शन लगाए हैं एंड चारों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला ऑब्जेक्शन ऑफिसर ने लगाया है कि जो टैक्स पेयर है उसने पहले से ही एक एप्लीकेशन फाइल की थी, ठीक है। उसने यहाँ पे ARN दे दिया, रेफरेंस दे दिया कि हाँ जी भैया आपने इस डेट को एक एप्लीकेशन फाइल कर दी थी एंड वो रिजेक्ट हो गई। तो हमसे मांगा था रीजन फॉर रिजेक्शन कि वो क्यों रिजेक्ट हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या किया है, हमने जो रिजेक्शन का नोटिस था वो चेक किया एंड उसमें जो रीजन था उस रीजन को स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया। इन केस वो रीजन ऐसा था कि लाइक हमारे पार्ट पे गलती थी, हमने टाइम से रेस्पॉन्ड नहीं दिया या हमारा एड्रेस से रिलेटेड कोई इशू था, तो हम उसमें जस्टिफाई कर सकते हैं कि उस टाइम पे हमें टाइम नहीं था या वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं था, तो उस टाइम पर हम वो चीज पूरा नहीं कर पाए। नाउ वी आर फाइलिंग विद द करेक्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये पॉइंट इस टाइप से आपका वैलिड हो जाएगा। सेकंड इसमें ऑब्जेक्शन लगा है कि प्लीज अपलोड पैन कार्ड एंड आधार कार्ड कॉपी, ठीक है। ये बेसिकली लगाया है प्रमोटर या पार्टनर्स के रिगार्डिंग, तो जो भी प्रमोटर या पार्टनर्स थे उनका सिंपली आधार कार्ड अटैच करना है, इससे ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्शन है वो लगा है प्लीज अपलोड लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। कभी कभी क्या होता है जो क्लाइंट इलेक्ट्रिसिटी बिल देता है वो पुराना होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाएंगे वो लेटेस्ट ही लगाएंगे। लेटेस्ट मतलब वो 1 या 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। लेट सपोज मैं फरवरी में अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेक श्योर जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है या तो वो फेब का ही हो या फिर जैन का ही हो, तो ज्यादा पुराना इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं लगाना है। तो सेम वे में हमने क्या किया, पुराना बिजली के बिल की जगह लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड
कर दिया तो ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा इसमें जो ऑब्जेक्शन था वो था कि अपलोड योर बिजनेस प्रीमाइसेस फोटो। देखिए ये लॉ में तो नहीं है कि लाइक रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते में ये फोटो देना है, बट ऑफिसर अगर चाहता है कि उसको फोटो भी देखना है प्रीमाइसेस का रजिस्ट्रेशन अप्रूव करने से पहले तो ऑब्वियस वो डिमांड कर सकता है। तो सेम वे में हमने क्या किया, जो प्रीमाइसेस थे उसका फोटो क्लिक करके अपलोड कर दिया। एंड फोटो देखिए जब भी आप क्लिक करें अपनी प्रीमाइसेस का तो ऐसा क्लिक होना चाहिए लाइक फोटो से क्लियर हो, एक तो पूरी बिल्डिंग है एंड सेकंड पॉसिबल हो तो जो ऑनर है वो भी एंट्रेंस पे खड़े हो जाएं, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इस टाइप से ये चारों पॉइंट हमारे क्लियर हो गए थे एंड हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया था। अब मैं बात करूंगा सेकंड नोटिस। देखिए इस नोटिस में ऑफिसर ने सिर्फ एक ही ऑब्जेक्शन लगाया था एंड ऑब्जेक्शन ये था, प्लीज अपलोड आधार ऑफ बोथ विटनेस। देखिए इससे पिछले नोटिस में मैंने बात की थी आधार कार्ड एंड पैन कार्ड मांगा था जो भी प्रोप्राइटर, प्रमोटर या पार्टनर है। ठीक है, बट यहाँ पर मांग रहे हैं विटनेस का। तो जनरली मैंने ये देखा है कि लोग रेंट एग्रीमेंट में जस्ट विटनेस के साइन करा लेते हैं एंड बहुत ज्यादा हुआ तो उसका नाम लिख देंगे, मोबाइल नंबर लिख देंगे। बट आप याद रखना जो भी विटनेस साइन कर रहा है उस बंदे के आधार कार्ड भी अगर आप रख लेते हैं तो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। वैसे इस टाइप का जो ऑब्जेक्शन होता है वो मान के चलो मतलब 5% चांसेस है कि इस टाइप का ऑब्जेक्शन आएगा। वैसे जनरली ये आता नहीं है बट स्टिल हमारे एक नोटिस में आया था तो इसलिए मैंने इसको आपसे डिस्कस करना सही समझा। मैं रिप्लाई के टाइम पे हमने जस्ट जो भी विटनेस थे उनका आधार कार्ड अपलोड कर दिया एंड जिससे ऑफिसर ने इसको अप्रूव कर दिया रजिस्ट्रेशन को। नेक्स्ट नोटिस नंबर 3। देखिए इस नोटिस में भी ऑफिसर ने सिर्फ एक ही पॉइंट लिखा था बट काफी डिटेल्ड है, मैं आपके लिए इसको पढ़ देता हूँ। इसमें एक ऑब्जेक्शन ये है कि एरिया ऑफ रेंटेड अकोमोडेशन, जो किराए पे हमने एरिया लिया था वो मेंशन नहीं है कि कितना एरिया लिया है ना। एंड दूसरा पॉइंट हो गया कि हमें अपलोड करना है पैन कार्ड लैंडलॉर्ड का फॉर सिग्नेचर वेरिफिकेशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये जो सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए पॉइंट आने लगा है ये अभी जल्दी से आने लगा है। पहले 2-3 सालों में ऑफिसर की तरफ से इस टाइप का ऑब्जेक्शन नहीं आया था। तो ऐसा भी होता है कि ओवर द पीरियड ऑफिसर अपने आप को अपडेट करते रहते हैं या टाइम के हिसाब से एडिशनल रिक्वायरमेंट उनकी होती है कि ये भी दो एंड ऑल। तो अभी एक जो नया पॉइंट इन्होंने ऐड किया है वो है कि ये लोग पैन कार्ड मांग रहे हैं लैंडलॉर्ड का फॉर सिग्नेचर वेरिफिकेशन। मतलब इससे जो मैं समझ पा रहा हूँ उनका मेन इंटेंशन ये है कि ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने रेंट एग्रीमेंट अपने आप ही साइन कर लिया है, लैंडलॉर्ड के साइन भी आपने खुद ही लगा लिए। तो वो क्या करते हैं बेसिकली आपसे पैन कार्ड मांग रहे हैं एंड उससे पैन कार्ड पे साइन होता है, जिस भी पर्सन का पैन कार्ड होता है तो उससे वो उनके सिग्नेचर को क्रॉस वेरीफाई करना चाह रहे हैं। तो मेक श्योर जब भी आप रेंट एग्रीमेंट करते हैं तो लैंडलॉर्ड से पैन कार्ड भी ले लीजिए। एंड इसमें नेक्स्ट एक ऑब्जेक्शन है, उन्होंने बेसिकली लैंडमार्क मांगा है। जो भी एड्रेस दिया था अपने एप्लीकेशन में उसके रिगार्डिंग ऑफिसर ने पूछा है कि नियरेस्ट कोई फेमस बिल्डिंग, प्लेस, चौराहा, गली, मंदिर, मस्जिद उस टाइप से कुछ होता है लैंडमार्क, तो आप एप्लीकेशन में लिख सकते हो। एंड लास्ट इसमें मांगा है प्लीज अपलोड पैन कार्ड ऑफ द ऑथराइज सिग्नेटरी फॉर सिग्नेचर वेरिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पैन मांगा है लैंडलॉर्ड का, ठीक है, पैन मांगा है जो भी इसमें ऑथराइज सिग्नेटरी थे कंपनी के बिहाफ पर। ठीक है, तो दोनों की सिग्नेचर ये पैन कार्ड से वेरीफाई करने जा रहे हैं। पहले मेरे एक्सपीरियंस में सिर्फ HDFC बैंक ऐसा था जो अकाउंट खोलते टाइम पैन कार्ड से सिग्नेचर को वेरीफाई करता था। तो उस टाइम पे भी मैं किसी को एडवाइस नहीं करता था ऐसा बहुत सीरियसली कि आपको अपने सिग्नेचर पैन कार्ड में अपडेट करानी चाहिए। एंड अब जैसे GST के नोटिस आ रहे हैं इसमें वो अपने सिग्नेचर बेसिकली पैन कार्ड से वेरीफाई कर रहे हैं। तो इसमें अब से मैं क्लाइंट को एडवाइस करने लगा हूँ कि मेक श्योर जो भी आपके लेटेस्ट सिग्नेचर है वो पैन कार्ड पर अपडेटेड हो। ठीक है, इनकेस आपके क्लाइंट के भी नहीं है तो आप एज सून एज पॉसिबल उनको एडवाइस कीजिए कि जो भी लेटेस्ट सिग्नेचर है वो पैन कार्ड पर अपडेट करा लें। तो जब हमने इस नोटिस का रिप्लाई किया था तो हमने सिंपली जो पैन कार्ड थे लैंडलॉर्ड के एंड ऑथराइज सिग्नेटरी के वो दे दिए थे एंड प्लस लैंडमार्क जो था वो मेंशन कर दिया था। ठीक है, तो उससे क्या हो गया, इसका जो भी ऑब्जेक्शन थे वो क्लियर हो गए एंड ऑफिसर ने हमारा ये रजिस्ट्रेशन अप्रूव कर दिया। नेक्स्ट है नोटिस नंबर 4। इसमें बेसिकली 4 ऑब्जेक्शन लगाए एंड जब भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन ज्यादा होते हैं तो हम सीरियस हो जाते हैं कि लाइक इतने सारे ऑब्जेक्शन क्या क्या होंगे। ठीक है, जितने जो ऑब्जेक्शन कम होते हैं उतना अच्छा रहता है। तो इसमें ऑब्जेक्शन लगाए हैं, तो इसमें पहला ऑब्जेक्शन लगाया है एड्रेस इज इनकम्प्लीट। देखिए जब भी आप जिस सेशन में एड्रेस लिखते हैं तो मेक श्योर वो कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट इन द सेंस कि उसमें आपको शॉप नंबर, गली नंबर, मतलब एड्रेस ऐसा हो कि अगर हम कोई कोरियर करेंगे या हम पर्सनली उस एड्रेस पे जाएंगे तो बिना
किसी से पूछे, हम उनकी लोकेशन पे पहुंच जाएं। ठीक है, तो एड्रेस आप हमेशा कंप्लीट लिखना है। सेकंड इसमें ऑब्जेक्शन है, मेंशन सम प्रोमिनेंट लैंडमार्क, मतलब ये भी इसी से रिलेटेड है कि कोई एक लैंडमार्क हमें लिखना है जो भी बिजनेस प्लेस के नियरेस्ट है, सो दैट प्लेस ऑफ द बिजनेस कैन बी इजिली लोकेटेड, जिससे कि वो लोग बिजनेस प्लेस को इजिली लोकेट कर सके। थर्ड इसमें ऑब्जेक्शन आया है, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड, ऑल्सो डिक्लेयर द एरिया ऑफ बिजनेस प्लेस टू रिटेल बिजनेस, होलसेल बिजनेस। एंड इसमें बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जो बिजनेस एक्टिविटीज रखी हैं उसमें आपने रिटेल भी सेलेक्ट किया हुआ है, होलसेल भी किया हुआ है, एंड आपने डिक्लेयर नहीं किया है कोई भी गोडाउन। तो यहाँ पे ऑफिसर की इंटेंशन ये है कि ये कोई बड़ी पार्टी होगी जिसका बहुत सारा मतलब गुड्स होगा, तो उसके लिए गोडाउन चाहिए, बट ऐसा लॉ में मैंडेटरी नहीं है। मैं एक छोटी सी शॉप से भी रिटेल होलसेल कर सकता हूँ। एंड होलसेल का मतलब ये नहीं होता कि मेरे पास गोडाउन होगा तो ही मैं होलसेल कर पाऊंगा। इसके लिए हो सकता है मैं फोन पे बात करूँ अपने वेंडर से, एंड जो भी मेरा क्लाइंट होगा डायरेक्ट मैं उसके साइट पर अपने वेंडर से जो गुड्स का होगा डिलीवरी करा दूँ। तो इस केस में बेसिकली मैं ऑफिसर से भी मिला था, तो ये सब चीजें मैंने उनसे डिस्कस करी एंड वो सेटिस्फाई हो गए थे कि ठीक है हम आपका कर देंगे, कोई इशू नहीं आएगा इस पॉइंट को लेकर। इसमें लास्ट जो ऑब्जेक्शन है वो ये है, सबमिटेड ओनरशिप प्रूफ information does not match with declare principal place, upload another ownership proof। देखिए इसमें एक इशू ये भी आता है, देखिए ऑनरशिप प्रूफ के लिए जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी बिल ही 99% लेते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में एक तो ऑनर का नेम होता है, ठीक है, एंड जो बिजनेस प्रीमाइसेस होती है उसका एड्रेस होता है। तो मैंने ये देखा है कि बहुत से केसेस में जो ऑनर का नेम है उसकी या तो स्पेलिंग मतलब सही नहीं होगी या नाम प्रीवियस ऑनर का होगा, तो इस टाइप के इश्यूज होते हैं। तो मेक श्योर जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो आप लगा रहे हैं ऑनरशिप प्रूफ में, एंड प्लस जो रेंट एग्रीमेंट में नाम है, एंड प्लस ऑनर का जो पैन आधार है उसमें नाम आपस में मैच कर रहा है। इन केस नहीं कर रहा है तो यहाँ पे आप एक एनओसी बना सकते हो, उसमें लिख सकते हो कि जो ऑनर का नाम है, मतलब ऑनर उस एनओसी को साइन करेगा एंड वो लिखेंगे जो मेरा नाम इलेक्ट्रिसिटी बिल में सही नहीं है, एक्चुअल में ऑनर मैं हूँ एंड मेरा करेक्ट नेम ये है। सपोर्टिंग में आप पैन कार्ड, आधार कार्ड लगा देंगे ऑनर का, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं रिप्लाई की बात करूँ, पहले में हमने एड्रेस कंप्लीट लिख दिया, एड्रेस कंप्लीट करने के लिए हमने नियरेस्ट लैंडमार्क लिख दिया, एंड साथ में कोई शॉप नंबर या आपका प्लॉट नंबर, खसरा नंबर इस टाइप का कुछ रहता है तो वो भी हम मेंशन कर सकते हैं, एंड वो करना भी चाहिए। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि नोटिस में स्पेशली बोला है कि आपको प्लॉट नंबर, हाउस नंबर, गली नंबर ये सब मेंशन करना है, तो मेक श्योर वो भी आप करते हैं। एंड जो थर्ड पॉइंट का क्लैरिफिकेशन ये दिया था, मैंने उनको जस्ट पर्सनली मिला भी था एंड उसमें लिख भी दिया था कि हमारा होलसेल के लिए एक्चुअल में बहुत बड़ा कोई गोडाउन की जरूरत नहीं है, जो भी हमारा शॉप है हम उससे ऑपरेट कर सकते हैं, कोई बड़ी डील होगी तो हम फोन पे उसको क्लोज कर लेंगे, एंड इन फ्यूचर जरूरत होगी तो हम एक बड़ा स्पेस ले लेंगे। लास्ट जो इसमें पॉइंट था कि डिटेल मैच नहीं कर रही, तो उसके रिगार्डिंग आप एक एनओसी भी बना सकते हैं। तो इस टाइप से हमने रिप्लाई किया था तो हमारा क्लियर हो गया था। नेक्स्ट आपका नोटिस नंबर 5 है, इसमें बेसिकली 3 ऑब्जेक्शन लगाए हैं बट काफी डिटेल्ड है। मैं एक एक आपके लिए पढ़ देता हूँ। पहला है, प्लीज फर्निश करेक्ट कंप्लीट रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ द प्रोप्राइटर करता ऑल द पार्टनर और डायरेक्टर एज द केस मे बी इन द रेलेवेंट फील्ड ऑफ द कॉलम 21 एंड अपलोड पैन एंड आधार कार्ड ऑफ द प्रोप्राइटर। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी ऑनर है बिजनेस के, उनका प्रॉपर कंप्लीट रेजिडेंशियल एड्रेस लिखना है एंड उनका साथ के साथ पैन कार्ड एंड आधार कार्ड भी लगाना है। तो सेम वे में हमने क्या किया, इन केस वो एड्रेस इनकम्प्लीट था तो उस एड्रेस को कंप्लीट लिख दिया एंड साथ में पैन कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी भी अटैच कर दी जो भी ऑनर था, मतलब जो भी प्रोप्राइटर या पार्टनर थे। तो ऐसे ही पहला ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया। सेकंड ऑब्जेक्शन था, प्लीज मेंशन करेक्ट एंड कंप्लीट स्पेसिफिक एड्रेस लाइक हाउस नंबर, शॉप नंबर, प्लॉट नंबर, स्पेसिफिक नेम ऑफ द लोकेलिटी, विलेज, स्ट्रीट एटसेट्रा अलॉन्ग विद लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड एंड लैंडमार्क। देखिए कितनी सारी चीजें पूछ रहे हैं। फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एंड आगे ये लिख रहे हैं, ऑल्सो अपलोड लेजिबल एंड कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ऑनरशिप पोजीशन ऑफ द सेड प्रीमाइसेस हैविंग कंप्लीट एड्रेस सो इश्यूड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी। सेकंड पॉइंट में तो इसने काफी सारे ऑब्जेक्शन लगाए हुए हैं। तो देखिए वन बाय वन अगर बात करूं, आपको जब भी एड्रेस लिखना है, एड्रेस में हमेशा याद रखिए आपको स्पेसिफिक लिखना है, लाइक हाउस नंबर, शॉप नंबर, प्लॉट नंबर, खसरा नंबर, इस टाइप का कोई भी नंबर जरूर लिखना है। एंड दूसरा ये लैंडमार्क की बात करता है, कोई स्पेसिफिक लोकेलिटी, फेमस बिल्डिंग टाइप, आप उसमें लैंडमार्क भी लिख सकते हो। एंड ये एक पॉइंट है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ये देखिए आप गूगल पे उस किसी भी लोकेशन का लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड
देख सकते हैं वो उसमें हमने मेंशन कर दिया था। लैंडमार्क हमारा हो गया था एंड इसमें लास्ट था जो भी ऑनरशिप प्रूफ हमें देना है जिसमें कंप्लीट एड्रेस आ रहा हो। मान के चलिए 50% केसेस में जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है क्लाइंट का उसमें कंप्लीट एड्रेस नहीं होता है, तो आपको हमेशा कंप्लीट एड्रेस लिखना है एप्लीकेशन में, साथ में एक्चुअल जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो अटैच करना है। मैंने कुछ केसेस ऐसे भी सुने हैं कि लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल को एडिट कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है, उसको क्रॉस चेक किया जा सकता है। मेरे सामने खुद ऑफिसर ने मतलब एक केस कोई क्लाइंट करा रहा था अपना, तो मेरे सामने ऑफिसर ने इलेक्ट्रिसिटी बिल को क्रॉस चेक ऑनलाइन किया था एड्रेस। तो मेक श्योर आप एडिट नहीं करते हैं, अदरवाइज कल को ज्यादा इशू हो सकता है। तो इसी हिसाब से आपको ओनरशिप प्रूफ देना है एंड एड्रेस आपको हमेशा कंप्लीट लिखना है। एंड ये पॉइंट आप एनओसी में दे सकते हो कि मेरा कंप्लीट एड्रेस ये है, बल्कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल में एड्रेस है वो कंप्लीट नहीं है, तो वो एनओसी भी आपका एड्रेस में हेल्प करता है। तो इस टाइप से ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। थर्ड हमारा पॉइंट था मेंशन करेक्ट एंड कंप्लीट एड्रेस। ये अगेन ऊपर भी हुआ था बट यहाँ पे भी लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं है। इन केस ऑफ कंसेंटेड प्रेमाइसेस प्लीज अपलोड लीगल कंसेंट, ऑथराइजेशन ऑफ ऑनर ड्यूली नोटराइज्ड इन फेवर ऑफ एप्लीकेंट अलॉन्ग विद लेजिबल आइडेंटिटी प्रूफ। यहाँ पे देखो पैन कार्ड एंड आधार कार्ड मांगा है, लेटेस्ट एड्रेस प्रूफ मांगा है इन पीडीएफ, और ये किसका मांग रहा है, ऑनर ऑफ द प्रीमाइसेस। दूसरा देखिए एक कंसर्न ये भी आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरली गवर्नमेंट एजेंसीज का ही मांगते हैं। प्राइवेट किसी अगर ऑर्गेनाइजेशन ने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है तो उसका ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसमें सिंपल आपको पैन कार्ड आधार कार्ड ऑनर का देना है, ठीक है, एंड साथ में जो भी ऑनरशिप प्रूफ होगा वो आपको लेटेस्ट देना है। देखिए अगेन मैंने ये पहले भी पॉइंट रखा था, जब भी आप रेंट एग्रीमेंट बना रहे हैं तो मेक श्योर ऑनर का पैन कार्ड आधार कार्ड आप ले लें, सो दैट इस टाइप के ऑब्जेक्शन आएंगे एंड फिर बाद में आप बोलोगे कि सर ये ऑब्जेक्शन आया है, उस टाइम पे मतलब आपका टाइम भी ज्यादा लगता है। बट मैंने ये भी देखा है कि किसी ऑनर से पैन कार्ड एंड आधार कार्ड अगर हम मांगते हैं तो इतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं शेयर करने में, बट अगर उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि लाइक जीएसटी डिपार्टमेंट मांगता है तो मतलब तब वो दे सकते हैं। तो इस टाइप से ये पॉइंट भी क्लियर हो गए थे। एंड कभी कभी तो देखिए नोटिस की लैंग्वेज से ही पता लग जाता है कि ऑफिसर का मोड क्या है, लाइक वो एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन को अप्रूव करना चाह रहा है, या कभी कभी ऐसा भी होता है और लैंग्वेज से पता लग जाता है कि वो जबरदस्ती की ऑब्जेक्शन लगा रहा है। तो कोई इशू नहीं है, आपको जो भी अपना 100% देना है एंड उसके बाद लीव रेस्ट ऑन ऑफिसर। तो चांसेस है अगर आप जेन्युइन है, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो अप्रूव हो जाता है। नेक्स्ट हमारा नोटिस नंबर 6 है, इसमें सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्शन लगाए एंड वो इतना डिटेल भी नहीं है। तो पहला है प्लीज अपलोड द प्रूफ ऑफ ओनरशिप, ठीक है, प्रूफ ऑफ ओनरशिप में लाइक मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आप लगा सकते हो एज इलेक्ट्रिसिटी बिल। एंड सेकंड है इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ प्राइवेट कंपनी इज नॉट एक्सेप्टेबल। मैंने आपको बताया था ना कि प्राइवेट कंपनी का ये लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट ये कोई रूल नहीं है। जैसे कोई सोसाइटी है तो सोसाइटी में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है वो कभी कभी सोसाइटी खुद ही देती है, या कोई प्रीपेड वाला चक्कर होता है तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आता है, तो ये लोग जनरली एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट कोई कोई ऑफिसर ये ऑब्जेक्शन लगा देता है। तो उस केस में जैसे आपको रिप्लाई बनाना है कि सर एक्चुअल में यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है यही आता है, एंड साथ में कोई एडिशनल प्रूफ लगा सकते हो, रजिस्ट्री की कॉपी आप लगा सकते हो, वाटर कोई बिल है गवर्नमेंट के साइड से वो लगा सकते हो आप, या कोई हाउस टैक्स वगैरह की रिसीट है वो आप लगा सकते हो। तो एडिशनल प्रूफ भी साथ में लगा देंगे तो ईजी रहेगा। तो ठीक है, आप ऑनरशिप प्रूफ एंड साथ में किसी गवर्नमेंट एजेंसी का हमने बिल लगा दिया, तो ये पहला पॉइंट वैसे क्लियर हो गया। सेकंड हमारा है अपलोड डॉक्यूमेंट रिलेटेड ऑनरशिप ऑफ फर्स्ट पार्टी ऑफ द बिजनेस प्लेस सच एज लेटेस्ट मंथ इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्रॉम ए गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी लाइक एनपीसीएल, पीवीवीएनएल, लीज डीड। तो ये जस्ट रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे भी वो कहना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा ऑनरशिप प्रूफ दीजिए जो गवर्नमेंट एजेंसी का हो, जैसे एनपीवीएल, पीवीवीएल इस टाइप का, एंड यूपीपीसीएल भी होता है। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट का प्रूफ मांग रहे हैं, बट इस टाइप का जो मैटर होता है ना, क्लियरिटी नहीं है यहाँ पे, कोई स्पेसिफिक नहीं मांगा, इनकी जनरल है। तो इस टाइप के मैटर में मैं हमेशा एडवाइस करूंगा कि ऑफिसर से पर्सनली मिल लें, सो दैट आप अपनी जो इश्यूज है वो उनको बता दें एंड वो आपको फाइनली बता दें कि चलेगा नहीं चलेगा। ये लास्ट पॉइंट होता है एंड ऐसे आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, एंड ये पॉइंट भी बहुत छोटा है, इन्होंने जस्ट लिखा है एड्रेस इनकम्प्लीट। तो मैंने जैसा आपको बताया, आपको हमेशा कंप्लीट एड्रेस लिखना है, कंप्लीट भी ऐसा सो दैट कोई भी पर्सन उस एड्रेस की हेल्प से उधर पहुंच जाए, ठीक है। तो मेक श्योर आप शॉप नंबर या अपना प्लॉट नंबर उस टाइप की चीजें लिखते हैं, ठीक है। 8 हमारा पॉइंट है, इसमें जस्ट 2 ऑब्जेक्शन लगे हैं। इसमें लिखा है
मेंशन एरिया ऑफ बिजनेस प्लेस इज नॉट इन द अप्लाइड जुरिडिक्शन, ये एक नया पॉइंट है। प्लीज अप्लाई अगेन इन करेक्ट जुरिडिक्शन विद राइट पिन कोड, अप्लाई इन सेक्टर 11। देखिए यहाँ पे क्या होता जो जब भी हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हमें जुरिडिक्शन सेलेक्ट करनी होती है, सेंट्रल एंड स्टेट ऑफिसर की, मतलब ये वहाँ पे कोड दिए होते हैं। तो वो कभी कभी उसमें क्लियरिटी नहीं होती है तो गलत स्टेट कोड सेलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जस्ट ऑफिसर ने यही बोला है कि आपने जो स्टेट कोड सेलेक्ट किया है वो सही नहीं है, तो आपको करेक्ट जुरिडिक्शन में अप्लाई करना है। एंड उसने हेल्प भी किया है, लाइक आप सेक्टर 11 सेलेक्ट करो, ठीक है। तो ये हमने करेक्ट करके दोबारा एप्लीकेशन फाइल कर दी थी, इसका अप्लाई कर दिया था, तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड ये बोल रहा है अनदर एप्लीकेशन विद पैन दिस पेंडिंग फॉर क्लैरिफिकेशन। इसने बोला है कि आपके पैन पर कोई दूसरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, तो उसका क्लैरिफिकेशन भी पेंडिंग है, हमने नहीं दिया है। तो उसमें हमने जस्ट लिख दिया था कि किस रीज़न से हमने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, और वो हमारा जो रीज़न था दैट वाज वेरी जेन्युइन। तो ऑफिसर ने उसको एक्सेप्ट करके इसको अप्रूव कर दिया था। तो इस टाइप से हमारे दोनों ऑब्जेक्शन क्लियर हो गए थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है योर पैन नंबर इज इन डिफॉल्टर एंड वायलेटर कैटेगरी। ये देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो नोटिस में नया है। बिकॉज यू हैव नॉट फाइल्ड ड्यू टैक्स इन इंटरेस्ट ऑफ द ड्यू मंथ ऑफ द प्रीवियस जीएसटी नंबर। इसमें बेसिकली क्या सीन हुआ था, एक क्लाइंट ने हमें अपना डॉक्यूमेंट्स दे दिए XYZ सारे, एंड उसके बेसिस पे हमने उसका जीएसटी अप्लाई कर दिया। एंड जब जीएसटी अप्लाई किया तो ऑफिसर ने ऑब्जेक्शन लगाया दिया कि इस जो पैन नंबर है आपका, क्योंकि जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन जो होता है वो पैन बेस्ड ही होता है, उस पर बेसिकली क्लाइंट ने ना पहले से ही एक रजिस्ट्रेशन लिया हुआ था जो कैंसिलेशन के लिए डाला हुआ था, बट ऑफिसर ने उसको अप्रूव नहीं किया था, वो इन प्रोसेस ही था। तो ऑफिसर ने जस्ट ये हार्श वर्ड यूज़ किए कि डिफॉल्टर एंड वायोलेटर की कैटेगरी में, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हमने कैंसिलेशन के लिए खुद अप्लाई किया था एंड अप्रूव नहीं किया, तो वो ऑफिसर का पार्ट था। तो इसमें ऑफिसर ने यही बोला कि देखो जब तक आपका ये जो कैंसिलेशन वाली एप्लीकेशन ये अप्रूव नहीं होती, मतलब आपका जो पुराना जीएसटी नंबर है ये वाला, ये कैंसिल नहीं होगा, तब तक मैं नया रजिस्ट्रेशन नहीं लूंगा। तो फिर मजबूरी में हमने जो पुराना जीएसटी था इनका उसको कैंसिल करवाया एंड फिर दोबारा अप्लाई किया, तो उस केस में ऑफिसर ने इसको अप्रूव कर दिया था, ठीक है। तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि अगर पुराना कोई आपका कैंसिल नहीं हुआ है तो ऑफिसर देंगे ही नहीं। देखिए बहुत सारे मैटर्स ना ऑफिसर टू ऑफिसर डिपेंड करते हैं। तो लेट्स सपोज ऑफिसर ने बोला कि जब वो कैंसिल होगा तभी मैं दूंगा, तो हो सकता था अगर कोई और ऑफिसर होता वो इसको इतना सीरियसली नहीं लेके वो कर देता। तो ठीक है, मतलब एटलीस्ट हम ऑफिसर्स से वैसे नहीं कर सकते काउंटर की, ऐसा नहीं होना चाहिए एंड ऑल। तो और ये बहुत बड़ा मैटर भी नहीं था, तो इजीली हमने ऑफिस से बात करके इसको कैंसिल करा लिया था एंड दोबारा अप्लाई करके इसको क्लोज करा लिया। ये एप्लीकेशन हमारी अप्रूव हो गई। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एंड पॉइंट बी, इसमें पूरा ऐसे टाइप है, लाइक 5 पॉइंट है एंड वो भी इतना डिटेल। मुझे लग रहा है सबसे बड़ा नोटिस यही है हमारा। इसमें जो पहला ऑब्जेक्शन लगा है वो मांगा है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाउस टैक्स रजिस्ट्री की कॉपी या वाटर टैक्स हमें देना है एज एड्रेस प्रूफ। ये हमने दे दिया था, तो ये क्लियर हो गया। सेकंड इसने बोला है कि प्लीज अटैच फुल्ली साइंड रेंट एग्रीमेंट, मतलब साइनिंग में कहीं इशू होगा तो इसलिए इन्होंने बोला है कि साइन फुल्ली साइंड रेंट एग्रीमेंट दीजिए। एंड इन्होंने बोला है कि जो भी डिटेल्स हैं आप पूरी दीजिए, विटनेस का इवन फोन नंबर भी मांगा है, तो वो हमने अपडेट करके इनको दे दिया था। सेकंड पॉइंट में इन्होंने हमसे फुल्ली साइंड रेंट एग्रीमेंट मांगा है, तो कहीं ना कहीं सिग्नेचर को लेकर उनको क्लियरिटी नहीं होगी। एंड दूसरा इन्होंने हमसे फ़ोन नंबर मांगा है विटनेस का, तो हमने ये कंप्लीट करके इनको सबमिट कर दिया था। तो इस टाइप से सेकंड पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया था। थर्ड इसमें पॉइंट है, इन्होंने बोला है बेसिकली कि जो भी हम रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं ना, तो उसमें ऐसा नहीं है कि 100 रुपये वाले स्टैम्प पेपर पे रेंट एग्रीमेंट प्रिंट करा लो, साइन करा लो, नोटराइज करा लो, चल जाएगा। ये बेसिकली आपके स्टेट स्पेसिफिक आपको लॉ देखना है कि किस स्टेट में कि किस एरिया में जो रेंट एग्रीमेंट बनना है उस पर स्टैम्प पेपर की वैल्यू कितनी होगी। तो ये जो एडवोकेट रेंट एग्रीमेंट वगैरह बनाते हैं तो इसमें वो आपकी हेल्प करेंगे। तो इसमें हम क्लाइंट को जनरली ये बोलते हैं कि जो भी आप अपने एरिया का रेंट एग्रीमेंट बनवाएंगे तो जो एडवोकेट होंगे उनसे बात कर लेना कि कितने रुपए के स्टैम्प पेपर लगेंगे। जैसे अपने ग्रेटर नोएडा या नोएडा में 2% ऑफ द 11 मंथ रेंट जो भी वैल्यू आती है उतनी वैल्यू के स्टैम्प पेपर लगते हैं, गाजियाबाद में 4% के लगते हैं। तो सेम वे में आपको ये देखना है कि स्टैम्प पेपर की वैल्यू क्या लगनी है, तो उसका ध्यान रखना है, ठीक है। अदरवाइज ऑफिसर इसको बेस बना के आपकी एप्लीकेशन कैंसिल कर देते हैं। फोर्थ इसमें पॉइंट है, इन केस हम कोई एनओसी बनाते हैं, लाइक डिटेल में कोई मिसमैच आ रहा है या कोई भी किसी भी पॉइंट पे हम एनओसी या
लेटर बनाते हैं तो वो ये बोल रहे हैं कि वो स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए एंड प्रॉपर नोटराइज होना चाहिए। तो इसमें जनरली हम ₹10 वाला स्टैम्प पेपर प्रीफर करते हैं लेना। बाकी फाइनली एडवोकेट बताएंगे कि अलग अलग स्टेट में कितने रुपए वाले स्टैम्प पेपर पे आपका एनओसी या कंसेंट लेटर काम करता है, ठीक है। बट यूपी दिल्ली में हम 10 रुपए पे कराते हैं, ये चलता है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट में ये बेसिकली क्लियर करना चाह रहे हैं। इसमें क्या था, जो हमारा ऑनर था वो कंपनी थी प्राइवेट लिमिटेड, तो प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी साइन कर रहे थे। तो यहाँ पे इनको एमसीए का मास्टर डेटा चाहिए था, एमसीए सर्टिफिकेट या ऑथराइजेशन लेटर की जो भी बंदे की कंपनी के बिहाफ पे साइन कर रहे हैं वो कंपनी से ऑथराइज है या नहीं, ठीक है। तो इसमें आप आरओसी का मास्टर डेटा दे सकते हो, ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट दे सकते हो साइन करा के, तो उस टाइप की चीजें चल जाती हैं। तो इस टाइप से हमारे सारे पॉइंट क्लियर हो जाते हैं एंड रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाता है। इसमें लास्ट जो हमारा नोटिस है, नोटिस नंबर 11, इसमें 4 पॉइंट हैं एंड चारों पॉइंट की अगर मैं बात करूं वन बाय वन, पहला लिखा है एड्रेस इज इनकम्प्लीट। तो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको शॉप नंबर, हाउस नंबर, प्लॉट नंबर, लैंडमार्क का ध्यान रखना है, तो उस टाइप से ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा इजीली। सेकंड इसमें है सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड ऑन रेंट एग्रीमेंट एंड योर अपलोडेड रजिस्ट्री कॉपी। इसमें क्या होता है, जो रजिस्ट्री की कॉपी हमने अपलोड की थी एज ए प्रूफ ऑफ ऑनरशिप प्लस जो रेंट एग्रीमेंट दिया था उसमें सिग्नेचर मिसमैच थे, ये उसको बेस बना रहे थे। तो वो बाद में क्लियर हो गया था कि लाइक ऑनर ने बाद में अपने सिग्नेचर चेंज कर दिया है, तो ऑफिसर से बात करके ये पॉइंट भी क्लियर हो गया था। नेक्स्ट इसमें जो है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में ये लिख रहे हैं कि डिक्लेयर्ड बिजनेस प्रीमाइसेस आर फॉर रेजिडेंशियल पर्पस नॉट फॉर कॉमर्शियल पर्पस। देखिए एक टाइम पर ये भी बहुत रीजन बन गया था जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए। तो इसमें मैं ऑफिसर से पर्सनली 1-2 केसेस में मिला भी हूँ कि रेजिडेंशियल पे हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। तो देखिए इसमें ऑफिसर की ओपिनियन ये है कि आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस है, लेट्स सपोज जैसे मेरा कंसल्टिंग का बिजनेस है, तो ये मैं कहीं भी लैपटॉप की हेल्प से कर सकता हूँ एंड मुझे जो नेबर्स होंगे उनको भी कोई इशू नहीं होगा। तो ऑफिसर ये देखते हैं कि जो आपका नेचर ऑफ बिजनेस है वो रेजिडेंशियल एड्रेस से जस्टिफाइड है या नहीं। तो लेट्स सपोज जैसे मेरा कंसल्टिंग का बिजनेस हो गया, मैं कर सकता हूँ, या मैं ऑनलाइन कोई अमेजन से सेल परचेज का बिजनेस कर रहा हूँ छोटे लेवल पे, तो वो मैं घर से कर सकता हूँ लैपटॉप की हेल्प से, तो वो अलाउड हो जाएगा। लेट्स सपोज ऐसा होता है कि मैं सीमेंट कंक्रीट का बिजनेस करता हूँ या कोई केमिकल का बिजनेस कर रहा हूँ या कोई बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा हूँ जो पॉसिबल ही नहीं है, तो उस केस में वो कॉमर्शियल एड्रेस पे ही अप्रूव करेंगे, रेजिडेंशियल पे नहीं करेंगे। तो इट मीन्स कि आपको खुद देखना है कि हमारा बिजनेस रेजिडेंशियल एड्रेस से जस्टिफाइड है या नहीं। तो हमारा जस्टिफाइड था, उस बेसिस पे हमारा क्लियर हो गया था पॉइंट। नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें पॉइंट है, इसमें ये बोल रहे हैं जो हमने ऑनरशिप प्रूफ सबमिट किया है वो डिटेल मैच नहीं हो रही है विद द डिक्लेयर्ड प्लेस। तो इस पॉइंट में बेसिकली ये एड्रेस को क्रॉस चेक कर रहे हैं जो हमने एग्रीमेंट में मेंशन किया था एंड प्लस जो हमने बिजनेस प्रूफ सबमिट किया है उसमें वो एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा था। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द केसेस में एड्रेस इनकम्प्लीट ही होता है, तो इसके रिगार्डिंग फिर हमने एनओसी अटैच कर दी थी एंड दूसरा साथ में एक प्रूफ और दे दिया था। तो इससे ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया था एंड यहाँ भी हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रूफ हो गया था। अभी तक मैंने आपसे 11 नोटिस डिस्कस किए एंड सभी नोटिस में कोई ना कोई एक यूनिक ऑब्जेक्शन था। तो इन ऑब्जेक्शन को कैसे क्लियर करना है ये मैंने आपको आराम से समझाया। तो आई होप नोटिस का रिप्लाई आप अपने आप कर पाएंगे। इन केस आपका कोई डाउट रहता है या नया कोई रीजन दिया है जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आपके, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड यहाँ ये बेसिकली मैं कंक्लूड करूँगा कुछ जनरल एडवाइस देकर आपको, जो आप फॉलो करेंगे तो आपके जो अप्रूवल के चांसेस हैं वो वन टाइम में काफ़ी हाई होंगे। पहला चीज़, मेक श्योर योर क्लाइंट इज जेन्युइन। देखिए आजकल आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि जीएसटी के फ्रॉड्स आ रहे हैं कि किसी ने इतने करोड़ का कर लिया, किसी ने उतने करोड़ का कर लिया। तो जब भी आप किसी के साथ काम करें क्लाइंट का, तो मेक श्योर वो जेन्युइन है ना। अगर क्लाइंट जेन्युइन नहीं होगा तो हो सकता है वो आपको अच्छी फीस दे रहा हो, आपको अट्रैक्टिव लग रहा हो, बट बाद में जब कोई फ्रॉड वाला मैटर आता है, कोई इलीगल एक्टिविटीज आती है, तो उसमें कंसल्टेंट को भी मतलब इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो मेक श्योर मतलब वो वाला सीन है लाइक 2 रोटी खाओ बट सुकून से खाओ। तो मैं भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करता हूँ कि क्लाइंट जेन्युइन होगा तभी काम करेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। एंड वो बात करने से ही पता लग जाता है कि क्लाइंट जेन्युइन है या नहीं। तो पहली एडवाइस है। सेकंड एडवाइस है, ऑलवेज मेंशन कंप्लीट एड्रेस। आपको जो भी एड्रेस लगना है बिजनेस प्रीमाइसेस का कंप्लीट लिखना है
एंड स्पेशली आपको ध्यान रखना है जो हाउस नंबर, शॉप नंबर, कस्टमर नंबर, प्लॉट, गली नंबर, रोड नंबर, जो भी मैक्सिमम आप डिटेल दे सकते हो एड्रेस में आपको देनी चाहिए, जिससे कि एड्रेस कंप्लीट हो। नेक्स्ट हमारा है ऑलवेज मेंशन लैंडमार्क। देखिए कोई भी आप एड्रेस लिख रहे हो, हमेशा हर एड्रेस का ना एक लैंडमार्क होता है, तो हमेशा आप लैंडमार्क मेंशन कीजिए। एंड जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं तो उसमें लैंडमार्क का एक अलग से फील्ड होता है, तो वहाँ पे आपको लैंडमार्क जरूर लिखना है। लैंडमार्क आपका कोई भी नियर बाई फेमस बिल्डिंग हो सकती है, मॉल हो सकता है, चौराहा हो सकता है, कोई मस्जिद हो सकती है, कोई आपका मंदिर हो सकता है, तो मतलब जो भी फेमस लैंडमार्क है वो आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरी एडवाइस है कि जब भी आप रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं तो मेक श्योर जो नेम एंड एड्रेस स्पेशली दोनों जो बिल में लिखे होते हैं वो आपके पैन कार्ड से एंड आधार कार्ड से मैच होने चाहिए ऑनर के। इन केस कोई मिसमैच आ रहा है तो इसके लिए आप एक अलग से एनओसी बना सकते हो एंड उसमें लिख सकते हो कि मेरा नाम इलेक्ट्रिसिटी बिल में गलत लिखा हुआ है, एक्चुअल में मेरा नाम ये है, एंड साथ में पैन कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी भी लगा सकते हो। बट ये मजबूरी में ही यूज करनी है एनओसी। इन केस आपको लगता है कि आप इसको करेक्ट करा सकते हैं तो मैं एडवाइस करूंगा, चाहे इसमें 2-3 दिन एक्स्ट्रा लगे, हफ्ता एक्स्ट्रा लगे, बट इलेक्ट्रिसिटी बिल को हमेशा सही रखना चाहिए। ठीक है, तो एड्रेस भी मेक श्योर उसमें करेक्ट मेंशन हो। ठीक है, नेक्स्ट मेरी एडवाइस है विटनेस की डिटेल को लेके। और विटनेस की डिटेल को लेके मैंने आपको नोटिस में भी बताया था कि ऑफिसर कभी विटनेस का मोबाइल नंबर मांग लेता है, आधार नंबर, कभी कभी आधार कार्ड की कॉपी भी मांग लेता है। तो मेक श्योर जब आप लास्ट वाले पेज पे जब विटनेस की डिटेल डालते हैं तो वहाँ पे विटनेस का नाम, उसके फादर नेम, एड्रेस, उनका आधार नंबर, उनका मोबाइल नंबर एंड सिग्नेचर जरूर कराएं। ठीक है, ये सारी डिटेल आप अपने पास हमेशा रखें एंड साथ में उनका आधार कार्ड की भी कॉपी रख लें। ठीक है, अगर है तो, इनकेस नहीं मिल पा रही है तो इतनी डिटेल होंगी तो 99% चांसेस है तो इस पे ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रॉपर स्टैम्प पेपर। देखिए जैसा कि मैंने पहले वीडियो में समझाया कि स्टैम्प पेपर जरूरी नहीं है कि 100 रुपए वाले पे आपका काम चल जाएगा। ये आपको देखना है कि आपके एरिया में कितने रुपए के स्टैम्प पेपर पे रेंट एग्रीमेंट होते हैं। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ जीएसटी, तो जीएसटी जो डिपार्टमेंट है वो इस चीज को जरूर देखता है। बाकी जो दूसरे डिपार्टमेंट है लाइक एमसीए डिपार्टमेंट हो गया या पीएफ, ईएसआई, वो लोग इस चीज को नहीं देखते एज सच कि जो स्टैम्प पेपर की वैल्यू है वो कितनी है। सपोज जो स्टैम्प पेपर लगने थे वो 1000 रुपए वाले लगने थे, बट हमने 100 रुपए वाले स्टैम्प पेपर पे मतलब रेंट एग्रीमेंट करा लिया तो जीएसटी डिपार्टमेंट से ऑब्जेक्शन आ जाता है कि जो स्टैम्प पेपर की वैल्यू है वो अपनी सही नहीं है, आप जो सफिशिएंट अमाउंट के स्टैम्प पेपर साथ में लगाइए। तो जो भी डिफरेंस अमाउंट के स्टैम्प पेपर आप साथ में लगा के साइन करा के दोबारा अपलोड कर सकते हैं। तो मेक श्योर ये इस पार्ट पे आपकी गलती नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जब भी देखो जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन आता है या कोई भी नोटिस आता है तो हमेशा पॉइंट वाइज रिप्लाई कीजिए सो दैट उनको समझने में इजी रहे। एंड एक मेरी स्पेशल एडवाइस है कि हमेशा पोलाइट लैंग्वेज यूज करें। मैंने कभी कभी देखा है कि क्लाइंट या जो कंसल्टेंट जिनको इतना आइडिया नहीं होता है वो बहुत हार्श लैंग्वेज यूज करते हैं कि लाइक आपने ये नोटिस क्यों भेज दिया, आपको तो भेजना नहीं चाहिए था, आपने मेरा टाइम खराब कर दिया, या मैं बहुत रेस्पेक्टेड पर्सन हूँ, मुझे नोटिस क्यों भेज दिया, उस टाइप की चीजें होती हैं। तो इस टाइप की लैंग्वेज आप अवॉइड करें, बहुत पोलाइटली आप उसमें अपना पॉइंट्स वाइज रिप्लाई करें। नेक्स्ट मेरी एडवाइस होगी गिव एडिशनल प्रूफ अलॉन्ग विद द रिप्लाई। जब भी जीएसटी ऑफिसर कोई आप पर ऑब्जेक्शन लगा रहा है तो उसके साथ ऑब्जेक्शन तक का तो प्रॉपर रिप्लाई कीजिए, साथ में कोई एडिशनल प्रूफ भी लगा देंगे तो उससे आपका इजीली अप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम वेट करते हैं कि इसको हम लास्ट टाइम पे फाइल कर लेंगे, बट कभी ऐसा होता है कि लास्ट टाइम पे वेबसाइट नहीं चली या आपके दिमाग से स्किप हो गया, आपको याद ही नहीं रहा, तो वो एक मतलब टाइम खराब हो जाता है, क्लाइंट की साइड से भी नेगेटिव रेस्पॉन्स आता है। तो मेक श्योर जैसे ही आपका सारा कुछ रेडी हो जाता है एंड एज सून एज पॉसिबल आप रिप्लाई फाइल कर लीजिए। उससे क्या होगा, जल्दी आप रिप्लाई फाइल करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन का जो अप्रूवल होगा उतनी जल्दी ही आएगा। इसमें लास्ट मेरी एडवाइस होगी, देखिए इन केस आपने सारा जो भी नोटिस आया है आपको उसमें थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, या तो आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से बात कर लीजिए, अदरवाइज इसमें इन केस आप खुद कंसल्टेंट है या आपको कॉन्फिडेंट है कि सारा कुछ ठीक है बट स्टिल मतलब ऑफिसर का जो रिप्लाई या ऑब्जेक्शन लगाया है वो जस्टिफाई नहीं है, तो ऑफिसर को आप पर्सनली मिल सकते हैं। एंड ये लास्ट मतलब जहाँ पे भी हमारा भी कुछ ऐसा मैटर होता है कि नहीं हो पा रहा है, पेपर फॉर्मेलिटीज में कोई गैप है, तो हम ऑफिसर से ही बात करते हैं, उनको अपना जो भी जेन्युइन रीजन होते हैं वो बताते हैं, तो उस बेसिस पे कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाता है। ठीक है, तो ये मतलब ऑफिसर से मिलना लाइक ये ब्रह्मास्त्र टाइप है कि कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे बैठ के बात करके एटलीस्ट क्लियरिटी आ जाएगी कि होगा भी या नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेरी बेसिकली एडवाइस थी आप लोगों के लिए एंड आई होप
होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड इन केस कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई करूँगा उसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।